हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार अमन जी रिसर्च सेंटर में आपका एक बार पुनः स्वागत यानी कि इस करता हूं। मगध में कौन कौन से प्रमुख वंश हुए थे, उसका क्या क्या क्रम है, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हर्यक तो सबसे वंश पहले ये 544 से लेकर के 412 बीसी के बीच में ये मतलब शासन किया है। इसके प्रमुख शासकों के बात करते हैं तो इसमें बिंबिसार, दूसरा जो शासक था अजातशत्रु और तीसरा जो शासक था उदयन। हालांकि और भी शासक मिलते हैं लेकिन ये तीन प्रमुख शासक हैं। और हर्यक वंश के जो सबसे लास्ट शासक थे उसका नाम था नागदशक। नागदशक उसका नाम था। तो एक एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी आ जाता है, इसीलिए हम उसको लिख दें। बिंबिसार के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनका शासनकाल क्या है। तो 544 से लेकर के 492 बीसी तक इसे रियल फाउंडर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी कहा जाता है। कहता है कि ये वहां का माने मगध का सबसे पहला प्रतापी शासक है। और एक बात बता दूं कि भारत का जो आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसमें वंश का स्टडी करेंगे तो सबसे पहला वंश जो आएगा हर्यक वंश ही आएगा। ऐसा इसीलिए कि 16 महाजनपद में मगध ही था जो सबके ऊपर प्रभावी था और यहाँ पर ही राजतंत्र सबसे पहले अपने वास्तविक फॉर्म में आया था। तो कहेंगे कि सर यहीं से वंश स्टार्ट हो सकती थी और यह हुआ भी। तो फिर इसके बारे में आप कुछ देख लेते हैं कि इसका वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है। दोस्तों, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में हर्यक वंश के बारे में जानकारी मिलती है, विशेष करके बिंबिसार के बारे में जानकारी मिलती है। और एक पुस्तक का नाम है अंगुतर निकाय। क्या? अंगुतर निकाय। तो अंगुतर निकाय आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो बोलेंगे बौद्ध। और क्या बोलेंगे कि इससे तो बहुत सारा जानकारी मिलती है, जैसे बिंबिसार के बारे में या हर्यक वंश के बारे में ही पूरा। उसके बाद कह सकते हैं कि 16 महाजनपद की भी जानकारी इससे मिलती है। महाजनपद की भी जानकारी इससे मिलती है। जातक 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 कह सकते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड पुस्तक है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में इसमें बताया गया है। अगर जातक के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो एक कहानी बताई जाती है कि बिंबिसार बिंबिसार अपने 1,20,000 सैनिक के साथ तथा परिवार के साथ वो गया जाता है और गया भगवान बुद्ध से मिलने जाता है। और वहां पर उनको मतलब कह सकते कि भगवान दर्शन देते भी मिलते भी हैं। तो ऐसा मतलब कह सकते कि कथा है, ऐसी अनुश्रुति है जो जातक कथा में लिखा हुआ है। जातक के अनुसार ये बुद्ध से मिलने गए थे और 1,20,000 सेना प्लस परिवार के साथ गए थे। और वहां पर जाकर के ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए और वो अपने राजधर्म घोषित कर दिया। उन्हें बिंबिसार ने अपने राजधर्म बौद्ध धर्म को घोषित कर दिया। तो ये तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन आया तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर कहते हैं कि इसके दरबार में जीवक नाम का जीवक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कह सकते कि वो वैद्य था। वो क्या था? वो वैद्य, डॉक्टर कह सकते, चिकित्सक था वो, वैद्य था वो। और ये इसको यानी कि जीवक को बौद्ध भिक्षुओं के स्वास्थ्य के देख रेख करने हेतु भेजा था। कौन? बिंबिसार। फिर कहेंगे कि साम्राज्य विस्तार इन्होंने कैसे किया, तो बोलेंगे कि इन्होंने ज्यादातर अपना साम्राज्य का विस्तार जो किया है वैवाहिक संबंध से किया है। युद्ध थोड़ा कम किए हैं लेकिन ज्यादातर उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया है अपने साम्राज्य का विस्तार। तो जैसे इन्होंने तीन विवाह किया है, 3 विवाह किया। पहला नंबर का है महाकोसला देवी से विवाह किया। महाकोसला देवी रानी का नाम है। ये कौशल की राजकुमारी थी। कौशल अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कहेंगे कि महाकोसला देवी से विवाह की और इसको बदले में महाकोसला देवी से विवाह करने के बदले में या उपरांत में जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने काशी को गिफ्ट कर दिया। इसको काशी को दहेज स्वरूप तो नहीं कहेंगे, श्रृंगार व्यय हेतु, मतलब
कह सकते कि श्रृंगार का खर्च वर्च चलाने के लिए वहां के जो शासक थे प्रसेनजीत, वो अपनी सिस्टर को कह सकते कि श्रृंगार स्वरूप काशी दहेज में दिया। दहेज वर्ड अच्छा नहीं है, श्रृंगार के व्यय हेतु काशी को उन्होंने दिया था। इसके बाद हम लोग देख लेते दोस्तों, दूसरा जो विवाह इन्होंने किया था वो चेल्लना के साथ किया था। चेल्लना के साथ किया था, बिंबिसार के साथ हुआ था। ये दूसरा विवाह का, ये लिच्छवी लिखा हुआ है। लिच्छवी अभी नेपाल के तराई में पड़ता है या नेपाल में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। लिच्छवी राजकुमारी थी कौन? चेल्लना। इसी प्रकार से तीसरा विवाह क्षेमा, या कभी कभी किताब में खेमा लिखेगा, ध्यान रखिएगा। ये मध्यकुल का अर्थ आज के पंजाब वाला क्षेत्र से दोस्तों, आज का पंजाब का क्षेत्र का उस समय मध्यकुल बोला जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं इससे अन्य तथ्य और क्या क्या है। श्रेणी के नाम से इन्हें जाना जाता है। किन्हें? बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ कहा गया? तो जैन साहित्य में कहा गया। ये ध्यान रखना है कि श्रेणी कहा जाता है। ये बहुत बार ये सेट प्रैक्टिस है, क्वेश्चन बैंक में आपको दिखाई दे देगा। तो जैन साहित्य में इसको श्रेणी के नाम से जाना गया है। फिर बोलेंगे कि इन्होंने कौन कौन सा प्रदेश को जीता था, अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो कहे अंग, ये वही अंग है दोस्तों जो आज भागलपुर के नाम से जाना जा रहा है। भागलपुर के नाम से जाना जा रहा है, जो आज मुंगेर के नाम से जाना जा रहा है। इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी, चंपा। तो कहेंगे कि इस अंग को अपने साम्राज्य में मगध में मिलाया था। फिर इन्होंने मित्रता भी की थी, अवंती। ये आपको मध्य प्रांत में यानी कि मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। यहाँ के एक शासक था चंड प्रदोत। तो इनके सेवा में भी अपने आदमी को इन्होंने भेजा था, जैसे जीवक को भेजा था इन्होंने। तो इसकी हत्या जो है ना दोस्तों, अजातशत्रु कर दी है, जो उसका पुत्र था। बस किस बात का मतलब उसको थी, तो कहेंगे गद्दी प्राप्ति के हेतु, यानी कि गद्दी के प्राप्ति हेतु। ऐसा इतिहास में प्रथम साक्ष्य मिलता है, कि अपने बाप का हत्या कर दिया। ये अपने बाप का हत्या कर, बस गद्दी के प्राप्ति हेतु। तो कभी कभी आप क्वेश्चन ये आपको नजर आ जाए कि हर्यक वंश को पृथहंता वंश के नाम से भी जानता है। इसमें ज्यादातर जो शासक आए हैं अपने मतलब कह सकते हैं कि अपने पिता की ही हत्या कर दी है। तो चलिए, ये हम बिंबिसार को देख लिए। तो अब इसके अगले सेक्शन को हम लोग देखते हैं। एक इसका ही एक पुत्र है जो अभी अभी शासक बना है, अजातशत्रु के बारे में पहले देखेंगे। इसका शासनकाल 492 से लेकर के 460 बीसी के बीच में, 460 बीसी के बीच में इसका शासनकाल है। फिर कहेंगे कि इसके पप्पा का क्या नाम है, तो सिंपल कहेंगे इसके पप्पा का नाम है क्या? बिंबिसार। फिर कहेंगे कि ये शासक बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? देखकर बाबूजी यानी कि बिंबिसार इसको अंग का राज्यपाल या गवर्नर घोषित किया था, बनाया था। इन्होंने एक नींव डाला था, एक किला की एक नींव डाला है। तो पाटली ग्राम ये गांव के रूप में था, कभी कभी किला के रूप में बताता है। तो आपके ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र नामक ग्राम की स्थापना की नींव किसने डाली है? तो कहेंगे अजातशत्रु ने। इसका अन्य नाम दोस्तों पूछता है कुनिक, जैसे उसका सैनिक था इसको कुनिक है। कहेंगे महात्मा बुद्ध के समकालीन है, महावीर की ये समकालीन है। तो इसके जमाने में क्या प्रमुख घटनाएं क्या रही? तो कहेंगे कि देखिए, सबसे पहले तो मतलब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। आपको याद होगा आपकी 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 483 बीसी में इनका देहांत हो जाता है। तो इनके अस्थियों के ऊपर स्तूप बनाया जाता है। और उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, तो उन उपदेशों को संग्रहित करने के उद्देश्य से, उन्हें जो ज्ञान था, उपदेश था, उनको संग्रहित करने के उद्देश्य से बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है, जो प्रथम बार राजगीर में आयोजित की जाती है। उसका अध्यक्ष पूछता है आपसे कि महाकश्यप। तो कहेंगे कि कौन कौन सा ग्रंथ बनता है उस समय? सूत पिटक ज्यादातर आनंद के कहने पर लिखा गया है,
क्योंकि आनंद उनके परम शिष्य में से एक थे, तो उनको ज्यादातर उपदेश उनको मालूम था महात्मा बुद्ध का। फिर इन्हीं का एक शिष्य था उपाली, इनके कहने पर विनय पिटक की रचना की गई थी। अगर दूसरी बात हम लोग ध्यान देंगे कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो राजगीर, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ प्रदेश, तो कहेंगे राजगीर या राजगीर, ऐसे आप नाम आपको बैरी कर सकता है। शासनकाल कहेंगे बौद्ध ग्रंथ को अकॉर्डिंग चलते तो 32 साल इन्होंने शासन किया था। अगर पुराण के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 28 साल इन्होंने शासन किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे जो हम अजातशत्रु से रिलेटेड था, उसके बारे में हम आपको बताए। फिर आगे देख लेते हैं कि अजातशत्रु कैसा शासक था। कहेंगे कि ये साम्राज्यवादी शासक था। कैसा? साम्राज्यवादी, अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। ये युद्ध के सहारे भी किया है और वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी किया है, तो कहेंगे कैसे? सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कौशल नरेश थे, प्रसेनजीत, तो उनसे पहले तो युद्ध किया है। ये सबसे पहले तो ये युद्ध किए, उसके बाद उन्होंने समझौता कर लिया और इनकी एक पुत्री का नाम था वजीरा। तो वजीरा का भी उनके साथ, यानी कि अजातशत्रु के साथ विवाह कर दिया और बदले में अजातशत्रु को काशी गिफ्ट के तौर पे इसको मिला। हालांकि काशी जो है बिंबिसार को भी प्राप्त हो चुका था, तो कहेंगे काशी ये प्राप्त कर लिया। दूसरा कि ये लिच्छवियों के साथ भी युद्ध किया है, इस युद्ध में वर्षकार नाम का एक कह सकते कूटनीतज्ञ, इसे चाणक्य का पूर्वगामी कह सकते हैं आप, कहा जाता है इसको। तो कहेंगे वर्षकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और पहली बार अजातशत्रु ने यहाँ पे, यानी कि इस युद्ध में लिच्छवियों के साथ में रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियार का उपयोग किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पहली बार बड़े पैमाने पर कोई हथियार का प्रयोग हुआ है, तो बताएंगे रथ मूसल और महाशिला कंटक कह सकते एक प्रकार का वेपन था। फिर चौथा, इन्होंने मल्ल, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर वाला आज इलाका है, गोरखपुर का जो इलाका है वहां, उसको भी ये जीता है, अपने साम्राज्य में मिला है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया क्या ये साम्राज्यवादी शासक था। ये वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विकास किया तथा युद्ध करके जैसे लिच्छवी को जैसे कह सकते हैं कि मल्ल को उन्होंने मिलाया था। इसके बाद इसके दरबार में 2 इसके बहुत बड़े कह सकते हैं कि कवि कूटनीतज्ञ रहते थे। एक का नाम है वर्षकार, ये सुनिधि, दूसरा का नाम है सुनिधि। ध्यान रखना, ये दोनों किससे संबंधित है? अजातशत्रु से। एक बात मैंने बताना आपको भूल गया, लिच्छवी से जब युद्ध हो रहा था ना, तो आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है मखली गोसाल जो है, इनकी मृत्यु हो जाती युद्ध के दौरान। तो ये क्वेश्चन